सबसे पहले एक फेमस प्ले का जिक्र करूंगी। ये फेमस प्ले शेक्सपियर का था, हैमलेट। और इस प्ले के मेन किरदार प्रिंस हेलमेट को एक बुरी खबर मिलती है, जहां पर प्रिंस हैमलेट के चाचा उनके पिताजी को मार देते हैं क्योंकि वो राजा बनना चाहते हैं। अब प्रिंस हैमलेट के सामने एक सवाल आता है कि वो करें तो क्या करें, चाचा से बदला लें या ना लें, टू बी और नॉट टू बी। इस फेमस सवाल को कहा जाता है हैमलेटेलियन डायलेमा, यानी कि दुविधा। और इसी दुविधा से कांग्रेस पार्टी बीते कई सालों से गुजर रही है। वो कहती कुछ है, शब्दों में सार कुछ छिपा होता है और उसका जमीनी इंप्लीमेंटेशन कुछ और कह देता है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वो गरीबों को 72,000 रुपए देगी। जब पूछा गया कि कैसे, तो उसके मेंटोर सैम पित्रोदा का बयान आया कि मिडिल क्लास पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो। और यहां पर मिडिल क्लास को सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो कहते हैं कि हम सर्वे कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी। जब लोग पूछते हैं कि कैसे, तो कोई सही जवाब नहीं मिलता। कभी कहा जाता है कि मशहूर उद्योगपति अडानी का जो पैसा प्रधानमंत्री मोदी ने माफ किया है, वो ही पैसा गरीबों को देंगे। लेकिन अडानी का कितना टैक्स एग्जेम्प्ट हुआ, इसका भी कोई सही डेटा नहीं देते। आगे कहते हैं कि इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे और उसके बाद क्रांति करेंगे। पूछा जाता है कि कैसे, तो उसको लेकर कोई सही जवाब नहीं मिलता। हाँ, इस बार भी सैम पित्रोदा अचानक से अवतरित हुए, कहते हैं विरासत टैक्स पर विचार किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी 2024 चुनाव के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आई, उसमें कहीं भी मुसलमान शब्द या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं है। लेकिन उसके मैनिफेस्टो का जो एनालिसिस बीजेपी ने किया, उसके मुताबिक कांग्रेस आपसे आपका पैसा छीनकर एक खास वर्ग को देना चाहती है। कांग्रेस एक वर्ग से आरक्षण छीनकर एक खास वर्ग को उसमें शामिल करना चाहती है। अब पैसा छीनने वाला बीजेपी का एनालिसिस जैसे ही जनता के बीच ट्रेंड होता है, कांग्रेस इस पर जवाब देना शुरू कर चुकी होती है। लेकिन तब तक सैम पित्रोदा का विरासत टैक्स वाला बयान बीजेपी के लिए ट्रेंड बूस्टर की तरह आता है। उसके बाद बीजेपी ने आरक्षण में मुसलमानों को जगह देने वाला एनालिसिस किया, उसमें भी कर्नाटक वाला मामला, जिसमें कल हमने आपको 9 PM स्पेशल में यह बताया था, वो मामला भी बीजेपी के एनालिसिस के लिए बूस्टर की तरह ही रहा है। इस बीच जहां पर चुनावों के बीच वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का मामला चल रहा है, तो वहीं अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। सबसे पहले वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट सबसे आसान भाषा में आप ऐसे समझिए, जैसे कि कोई रॉबिन हुड अंग्रेजी कहानियों का हीरो था, जो अमीरों को लूटकर उसके पैसे गरीबों को बांट देता। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन यही चीज है, लेकिन इसमें पैसे लूटने की बजाय किसी सिस्टम जैसे कि टैक्स या चैरिटी से पैसे एक के दूसरे तक पहुंचेंगे। भारतीय संविधान वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन पर सीधे सीधे कोई बात नहीं करता कि ऐसा हो जाना चाहिए या चाहने पर यह किया जा सकता है। हालांकि इसका आर्टिकल 39 कहता है, भौतिक संसाधनों का मालिकाना हक और कंट्रोल इस तरह से हो कि आम लोगों की भलाई हो सके। आगे जोड़ा गया कि राज्य अपनी पॉलिसी इस तरीके से बनाए कि उनका इकोनॉमिक सिस्टम वेल्थ कंस्ट्रक्शन की तरफ ना जाए। वेल्थ कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि कुछ लोगों के पास सबसे ज्यादा दौलत का होना। हमारे संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP में आर्टिकल 39B समावेशित है। आर्टिकल 39B में कहा गया कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि आम भलाई के लिए उसका सर्वोत्तम प्रयोग हो सके। मैंने आपसे आर्टिकल 39B का जिक्र किया कि वो क्या कहता है। अब आइए इसे सरल भाषा में आपको समझा देती हूं। कहा यह जा सकता है कि देश के संसाधनों का इस्तेमाल देश हित में होना चाहिए, आम लोगों के हित में होना चाहिए। अब इसकी व्याख्या में क्या केवल सार्वजनिक संपत्ति को छीनकर गरीबों में बांटा जा सकता है या निजी संपत्ति को भी लेकर गरीबों में बांटा जा सकता है? इस मुद्दे पर जरा पेच फंसा सा हुआ है। यह मुद्दा काफी पुराना है। साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच को इस मुद्दे को सौंपा जा चुका है, लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग वादों के माध्यम से आर्टिकल 39B को
व्याख्यायित किया गया है, यानी कि इसके बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले 1977 की बात करती हूं, रंगनाथन रेड्डी केस। इसमें 5 जजेस की बेंच ने आर्टिकल 39B पर सुनवाई की। क्या भौतिक संसाधनों में निजी संपत्ति शामिल है? 4 जजेस ने निजी संपत्ति के शामिल होने की बात को खारिज कर दिया, जबकि इसी फैसले में एक अन्य न्यायाधीश कृष्ण अय्यर ने कहा कि निजी संपत्ति भी इसमें शामिल है। साल 1983 में इसी मामले में 5 जजेस की बेंच फिर से बैठी, लेकिन 5 जजेस की बेंच ने पिछले फैसले से उलट ये मानते हुए कह दिया कि आर्टिकल 39B में निजी संपत्ति भी शामिल है, यानी कि आप सम रूप से वितरण में ऐसा कर सकते हैं। बाद में 1997 में मफतलाल वाद में कहा गया यह मुद्दा काफी पेचीदा है और इस विषय पर रिसर्च करने का काम सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच को दे दिया जाना चाहिए। साल 2002 में 7 जजेस की बेंच ने महाराष्ट्र के मुद्दे पर आर्टिकल 39B पर विचार किया। फिर इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में इसे 9 जजेस की बेंच को रेफर कर दिया गया। अभी आप इत्तेफाक देखिए कि 22 साल बाद यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर दोबारा से आया, और तब आया है जब इसी कीवर्ड के इर्द गिर्द सियासत चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को 9 जजेस के पैनल ने संविधान के आर्टिकल 39B की व्याख्या के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इसका मेन मोटिव यह क्लियर करना है कि क्या राज्य की नीति का यह निदेशक सिद्धांत सरकार को ग्रेटर कॉमन गुड के लिए समुदाय के मटेरियल रिसोर्सेज के बहाने प्राइवेट प्रॉपर्टी के रीडिस्ट्रीब्यूशन की अनुमति देता है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 24 अप्रैल को कहा गया कि संविधान का उद्देश्य सामाजिक बदलाव की भावना लाना है। यह कहना खतरनाक होगा कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता और सार्वजनिक भलाई के लिए राज्य प्राधिकारों द्वारा उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इसको और सिंप्लीफाई वे में समझिए। कोर्ट का यह कहना है कि आर्टिकल 39B के जरिए किसी की प्रॉपर्टी जैसे कि फॉरेस्ट, लैंड और माइंस तो बड़े कॉमन गुड्स के लिए जा सकते हैं, लेकिन कभी वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ली जा सके। मतलब किसी का पैसा, किसी की कार, किसी का घर, ये सब सरकार नहीं ले सकती है। और यहां पर हमारा यह मानना है कि किसी को लेकर किसी को दिया जाने वाला कॉन्सेप्ट, किसी से लेकर किसी को दिए जाने वाला कॉन्सेप्ट आज के समाज में काम नहीं कर सकता, वरना ध्यान से समझिएगा ये जीरो सम गेम यूं ही चलता रहेगा। इसको और थोड़ा आसानी से समझा देती हूं। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। संसाधन तो बढ़ते घटते हैं नहीं, यानी कि वो लिमिटेड ही रहते हैं। ऐसे में अगर आप किसी के संसाधन लेकर किसी और को दे देते हैं तो उसके पास भी संसाधन कम होते हैं। ऐसे में ये जीरो सम गेम हमेशा से चलता रहेगा। अब कुछ लोग शायद ये कहें कि नौकरियों में तो ये व्यवस्था चल सकती है। इसका जवाब भी आप सुनिए। तो आपकी सरकारों ने आपको नहीं बताया। साल 2001 में हरियाणा सरकार ने 3,19,000 नौकरियां दी थी, वहीं 2014 में 3,40,000 नौकरियां दी, यानी कि जो नौकरियों का ग्रोथ रेट है वो 0.51%। केंद्र सरकार में आप देखिए 2006 में करीब 16.14 लाख लोगों को सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में 2021 में नौकरियां मिली, 14.6 लाख मिली। अब बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। अगर संसाधन बढ़ ही नहीं रहे, नौकरियां बढ़ ही नहीं रही, तो फिर चाहे 50% आरक्षण की बात करो, चाहे 100% रिजर्वेशन की बात कर लो, यह समस्या कभी सॉल्व नहीं हो सकती। भारत में 50% लेबर फोर्स है, सभी को नौकरियां दी ही नहीं जा सकती, चाहे किसी को किसी के भी हिस्से का आरक्षण दे दिया जाए। हमें फोकस करना है ग्रोथ पर, हमें फोकस करना है विकास पर, ताकि हम इस जीरो सम गेम से बाहर आ सकें। और ये बहुत आसानी से इसको डीकोड करते हुए आपके सामने हमने रखने की कोशिश की है।